रोल्स रॉयस को खरीदने के लिए फैमिली बैकग्राउंड चेक होता है और खानदानी रईसों को ही ये गाड़ी मिलती है। हमने ये स्टेटमेंट कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, है ना। लेकिन जो लोग गाड़ियों के बारे में जानते हैं उनको पता है दैट इट इज अटर बुलशिट और ये सिर्फ एक मिथ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट देयर इज वन कार ब्रांड जो इस मिथ को सच बना देता है और कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चले जाता है इस केस के अंदर। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी कार ब्रांड ने एक सेलिब्रिटी को फ्यूचर में अपनी गाड़ियां बेचने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया हो क्योंकि वो सेलिब्रिटी अपनी कार किसी पार्किंग में खड़ी करके भूल गया था। अजीब बात है ना। यहाँ पर मैं जस्टिन बीबर की बात कर रहा हूँ और उनको बैन करने वाली कंपनी है फेरारी। और जस्टिन बीबर अकेले नहीं है जिनको इन अजीब और गरीब रीजंस की वजह से बैन किया गया हो। वर्ल्ड फेमस एक्टर निकोलस केज को फेरारी ने इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्होंने इस चलते अपनी 275 GTB को ऑक्शन कर दिया था। डेड माओ 5 नाम के एक बड़े डीजे पर फेरारी ने इसलिए केस फाइल कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी फेरारी को पहले तो कस्टमाइज करा और बिना फेरारी को बताए उसे बेच दिया। और हद तो तब हो गई जब फेरारी ने पुरासांग नाम के एक चैरिटी पर लॉ सूट फाइल कर दिया क्योंकि फेरारी को ये नाम लीगली एक्वायर करना था ताकि वो अपनी आने वाली नई SUV में इसको यूज कर सके। इसके अलावा फेरारी की ब्लैक लिस्ट में किम कार्दाशियन, रैपर 50 सेंट, त्यागा और क्रिस हैरिस जैसे वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज और टॉप जर्नलिस्ट शामिल है। फेरारी अकेला ब्रांड नहीं है जो स्पोर्ट्स कार्स बनाता है या जिसका इतना बड़ा नाम है, बल्कि आज की डेट में पोर्शे, मैक्लारेन, पगानी, बुगाटी, कोनिग्सेग और लैम्बोर्गिनी जैसी बहुत ही ज़्यादा तेज, बहुत ही ज़्यादा महंगी और बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव गाड़ी बनाने वाली कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं मार्केट के अंदर। ऐसी कंपनीज जो फेरारी से भी ज़्यादा एक्सट्रीम चली जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर सुपर कार ब्रांड्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके क्लाइंट्स अपनी गाड़ियों के साथ क्या करते हैं। जैसा कि इस लैम्बोर्गिनी और बुगाटी को ही देख लो। तो सवाल ये उठता है कि जब बाकी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर्स को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फेरारी को फर्क क्यों पड़ता है? इस बात पर फेरारी का कहना सीधा सा है। वो ये कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को बचा सके, अपनी ब्रांड की वैल्यू को बचा सके। तो इस बात से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या फेरारी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोइंग वाले स्टार्स को बैन करने के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू पर कोई आंच नहीं आती है, बल्कि उनका तो मानना यह है कि इससे ये और भी ज़्यादा मजबूत होती है। तो इस बात का जवाब ये है कि फेरारी का कद बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर चाहे कोई भी ब्रांड हो वो कितनी भी तेज़ गाड़ी बना ले, लेकिन सुपर कार्स को बेचने की कला फेरारी से ज़्यादा किसी को नहीं पता। और इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ एक और एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और वो ये कि फेरारी की ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी कैसे हुई और उसमें मोटर स्पोर्ट्स कार्स की एक्सक्लूसिविटी और उनकी हाईएस्ट शेयर वैल्यू का क्या योगदान है। और साथ ही साथ हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जानेंगे जो ओनर्स को साइन करना पड़ता है वाइल परचेजिंग द फेरारी कार। फेरारी की शुरुआत कोई कार मैन्युफैक्चरर की तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि इनकी फॉर्मेशन तो एक रेसिंग टीम की तरीके से हुई थी जब एंजो फेरारी ने 1929 में स्कूडेरिया फेरारी नाम से एक रेसिंग टीम खड़ी करी थी, क्योंकि एंजो फेरारी खुद 1919 से कार रेसिंग में इन्वॉल्व थे। लेकिन 1940 वो साल था जब फेरारी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार टिपो 815 लॉन्च करी जो फिएट के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी। लेकिन 1947 में कंपनी ने अपनी पहली ऐसी गाड़ी बनाई जो कि पूरी तरीके से ग्राउंड अप डेवलप थी और इस गाड़ी का नाम था फेरारी 125S। 125S एक स्पोर्ट्स कार थी जो फेरारी के 1.5 लीटर V12 इंजन के साथ आती थी, जो कि इसको 209 km/h की स्पीड तक जाने में मदद करता था। और इसके बाद तो फेरारी लगातार कई आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार्स डेवलप करती चली गई। फेरारी ने कई चीजें ऐसी करी कंपनी में जो उनसे पहले कभी भी किसी और ने नहीं करी थी, और उन्होंने कई ऐसे इंजन और डिजाइन को डेवलप करा जो उस वक्त पर बाकी कंपनीज सोच भी नहीं पाती थी। जैसे कि फेरारी ने 1948 में इंटर 166 नाम की अपनी पहली ग्रैंड टूरर कार यानी कि GT कार लॉन्च करी थी, यानी कि ऐसी कार जो हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन करी गई थी, जिसमें परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों ही एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन मिलता था। लेकिन फेरारी की इनोवेशन ही अकेली वजह नहीं है उनकी सबसे तगड़ी ब्रांड वैल्यू के पीछे, बल्कि फेरारी ने दो चीजें ऐसी करी हैं जिस मामले में उस टाइम पर दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स फेरारी के आसपास भी नहीं थे। आज की डेट में अगर हम देखें तो मोटर स्पोर्ट्स को लेकर कोई भी उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है जितना बाकी स्पोर्ट्स को लेकर होता है, और इन मोटर स्पोर्ट्स की वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स पर भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल Hyundai i20 का एक रैली वर्जन भी बनाते हैं जो काफी रेसेस जीतती भी है, लेकिन कौन इस बात की वजह से Hyundai की इस गाड़ी को खरीदता है, राइट? लेकिन एक टाइम था जब मोटर स्पोर्ट्स की बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी और कार कंपनीज अपनी स्पोर्ट्स और बाकी गाड़ियों को बेचने के लिए उन्हें ले मांस, F1 और रैली क्रॉस में भगाया करती थी, और इस जमाने की सबसे बड़ी स्टार थी फेरारी। फेरारी F1 रेसिंग टीम 1941 में एस्टेब्लिश हुई थी और 1951 में उन्होंने पहली रेस जीत भी ली थी F1 के अंदर, और उसके बाद तो वो लगातार सारी की सारी रेसेस जीतते ही चले गए। और फेरारी आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेसिंग टीम है जिनके नाम 243 ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज रिकॉर्डेड है, और ले मांस एंड्योरेंस रेसिंग जो कि 24 घंटे चलती है उसके अंदर फेरारी ने 9 विक्ट्रीज हासिल करी है और वो 3rd रैंक पर आती है उसके अंदर। फेरारी की रेसिंग में बहुत ही तगड़ी पकड़ ने उन्हें 50s के अंदर हद से ज्यादा पॉपुलर बना दिया था, और जैसा मैंने पहले बताया कि एंजो फेरारी खुद भी रेस ड्राइवर रह चुके हैं, वो हमेशा अपनी हर रेस देखने के लिए आया करते थे।
लेकिन वो काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस भी थे, क्योंकि जब भी कोई फरारी कार का एक्सीडेंट होता था रेस ट्रैक पर, वो उस गाड़ी को ठीक करवाने के बजाय उसको पूरी तरीके से डिस्पोज करवा दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि इस गाड़ी की नेगेटिविटी की वजह से उनकी बाकी रेसेस की परफॉर्मेंस पे गंदा असर पड़ सकता है। फरारी का रेसिंग करियर एक बात थी, लेकिन दूसरी बात जिसने फरारी की ब्रांड वैल्यू पे 4 चांद लगा दिए थे वो थी उनकी एक्सक्लूसिविटी। अगर स्पोर्ट्स कार्स बनाने और उनको बेचने की बात करें तो उस काम में फरारी से बेहतर कोई भी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फरारी को एक्सक्लूसिविटी की अहमियत बहुत ही ज्यादा पहले पता लग गई थी, जिसके चलते उन्होंने हमेशा ही अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन बहुत कम रखी। लो प्रोडक्शन की वजह से पुरानी फरारी कार्स बहुत ही कम मिलती हैं, जिसके कारण ऑटो ऑक्शंस के अंदर इनके प्राइजेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। और अगर हम ऑक्शंस में बिकने वाली मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स की लिस्ट देखें तो टॉप 10 में से टॉप 7 फरारी ही होती है। और अगर हम एक एक्सट्रीम एग्जांपल से समझे तो 2021 तक दुनिया की सबसे महंगी कार थी फरारी 250 GTO, जिसकी 2018 में 578 करोड़ की बोली लगाई गई थी। और इसके पीछे रीजन ये था कि ऐसी सिर्फ 36 गाड़ियां ही बनाई गई थी और ये एक रेसेस जीतने वाली गाड़ी का रोड वर्जन थी। खैर, ये तो थी पास्ट की बातें, लेकिन अगर हम आज भी देखें तो फरारी अपनी प्रोडक्शन को डिमांड के हिसाब से काफी कम रखती है। अगर हम फरारी की सेल्स को पोर्शा से कंपेयर करें तो पोर्शा की सेल्स 2020 में थी 2,72,000। वहीं फरारी की अपनी ओरिजिन से लेकर 2019 तक की यानी कि पूरे 72 साल की सेल्स सिर्फ 2,19,000 थी। यानी कि फरारी की 72 साल की सेल्स पोर्शा की एक साल से भी 50,000 कम थी। फरारी की कम सेल्स का सबसे बड़ा रीजन है एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन और इनको हाथों से बनाया जाना। अब भले ही फरारी की सेल्स बहुत कम होती हो, लेकिन अगर हम गाड़ियों में मिलने वाले मार्जिन को कंपेयर करें तो फरारी पूरी ऑटो इंडस्ट्री में टॉप परफॉर्मर है। 2021 में पोर्शे का ऑपरेटिंग मार्जिन था 11%, BMW का था 14%, वहीं फरारी का था 24.40%। और पोर्शे ने 2019 में बिकने वाली कार्स पर ऑन एन एवरेज $18,500 का प्रॉफिट अर्न किया था। वहीं फरारी ने 2019 में सिर्फ 10,000 गाड़ियां बेची थी और उन्होंने हर एक गाड़ी पर $94,000 कमाए थे। फरारी अपने कस्टमर से इतना ज़्यादा पैसा इसलिए चार्ज कर पाते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं तो फरारी के कुछ लिमिटेड एडिशंस तो ऐसे हैं कि उनको सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट्स ही खरीद सकते हैं, जैसे कि ला फेरारी एपेटा हाइपर का। इसको सेल करने के लिए फरारी ने अपने टॉप 200 क्लाइंट्स को एक बॉक्स के अंदर कार की मेल करी और ये पूछा कि क्या वो उनकी एक एक्सक्लूसिव कार को सिर्फ चाबी की शक्ल देखकर ही खरीदना चाहेंगे। देन गेस व्हाट, सभी 200 क्लाइंट्स ने हाँ बोल दिया, इवन दो ये गाड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो सकती थी। फरारी की इसी लग्जरी एक्सक्लूसिविटी को डिस्क्राइब करते हुए 2014 में फरारी के फॉर्मर CEO सर्गियो ने कहा था कि ड्राइविंग के बियॉन्ड भी फरारी का फ्यूचर है। कंपनी का IPO आने से पहले ये बातें मजाक लगती थी, लेकिन हमको सर्गियो की बात आज सच होती दिखाई दे रही है। 1969 में फरारी के 50% शेयर फिएट ग्रुप के पास आ गए थे, जो आगे चलकर बढ़ गए थे और 90% में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन इनमें से 10% शेयर पिएरो फरारी के पास ही रहे, जो एंजो फरारी के बेटे हैं। लेकिन 2015 में फरारी की पेरेंट कंपनी यानी कि फिएट क्राइसलर ग्रुप ने फरारी को एक सब्सिडरी ब्रांड से हटाकर एक सेपरेट कंपनी बना दिया, क्योंकि फरारी की ब्रांड वैल्यूज पूरे FCA ग्रुप में किसी भी कंपनी से मैच नहीं करती थी। उसी समय फरारी का IPO लेकर आया गया और फरारी एक पब्लिक कंपनी बन गई। फरारी का IPO जनवरी 2016 में ओपन हुआ था और तब से लेकर अब तक फरारी के शेयर के प्राइस 409% इंक्रीज हो चुके हैं। फरारी की लीगल टीम जिस ब्रांड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है, उसकी ब्रांड वैल्यू का पता फरारी के PE रेशियो से भी पता लगता है। PE रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी ज्यादा है। और अगर हम फरारी की बात करें तो PE रेशियो के मामले में फरारी लग्जरी ब्रांड्स जैसे प्राडा, गुची, रोलेक्स जैसे ब्रांड्स के पास पहुंच चुका है। आज BMW का PE रेशियो है 2.9, मर्सिडीज का है 5.2 और अगर हम इनका कंपैरिजन फरारी से करें तो उनका PE रेशियो है 40.7, जो कि हर्बीज जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड के 65 PE रेशियो के पास पहुंचने वाली है। अब आप पूछोगे कि इसमें मैंने बाकी कंपनीज इंक्लूड क्यों नहीं करी, जैसे रोल्स रॉयस वगैरह या फिर कोई और स्पोर्ट्स कार कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, PE रेशियो सिर्फ उसी कंपनी का निकाला जा सकता है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, और बहुत ही कम स्पोर्ट्स कार कंपनीज ऐसी हैं जो इसमें लिस्टेड हैं, जिनमें एक फरारी ही है। शेयर प्राइस के बढ़ने से 2017 से 20 के बीच में कंपनी का साइज भी 3 गुना बढ़ा है और उनका रेवेन्यू भी 3 गुना बढ़ा है। अब इतनी कहानी सुनने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फरारी की ब्रांड की वैल्यू कितनी ज्यादा है और उसको बढ़ाने के पीछे उनके मॉडल्स का, रेसिंग टीम का और छोटा मोटा योगदान लोगों पर केस करने का भी है। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि फरारी लोगों पर अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए केस कर देते हैं, पर आप ये समझिए कि वो केस जीत भी जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अपने ब्रांड की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए फरारी अपने कस्टमर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जिसमें कई बातें लिखी होती हैं, जैसे आप गाड़ी को मॉडिफाई नहीं कर सकते,
आप गाड़ी को खरीदने के ठीक 1 साल के अंदर नहीं बेच सकते, या जब आप गाड़ी बेचोगे तो आपको पहला मौका फरारी के डीलर्स को देना होगा। और सबसे बड़ी बात, आप फरारी के लोगों को टेम्पर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और ये सभी चीज़ें इसलिए करी जाती है ताकि जब गाड़ी आगे यूज्ड मार्केट में जाए तो फरारी अपनी रीसेल वैल्यू को मेंटेन कर सके और आने वाले सालों में इनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके क्या विचार है फरारी की इस स्ट्रेटजी के बारे में। थैंक यू।